आज की मेरी कहानी है नैहर। स्वाति ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसकी देवरानी आंगन में झाड़ू लगा रही थी और उसकी सास गुस्से से चिल्लाते हुए कह रही थी कि अभी थोड़ी देर में मेरी तीनों बेटियां घर आने वाली हैं और तेरा काम ही खत्म नहीं हुआ। तू तो बहुत ही कामचोर है। मेरी बेटियों में इतनी फुर्ती है कि तू तो उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकती। स्वाति को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी कि उसकी देवरानी को ससुराल आए हुए 3 महीने ही हुए थे और सासू माँ उससे इतने बुरे तरीके से व्यवहार कर रही थी। स्वाति कमरे में गई और अपनी सास को समझाते हुए बोली, माँ जी, आप देवरानी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? माँ जी, वह अभी इस घर में नई नई है और आप उसके साथ इतना गंदा व्यवहार कैसे कर सकती हो? तो वह कहने लगी, तू चुप कर, तेरी ननद आती ही होगी। आते ही वह लोग कुछ खाने के लिए मांगेंगी। उन लोगों को बहुत भूख लगी होगी और इसे देख, अभी तक आंगन में झाड़ू ही लगा रही है। पता नहीं कब उन लोगों के लिए नाश्ता बनाएगी। तब तक स्वाति की ननद भी घर पर आ गई थी। आते ही वह कहने लगी, माँ, तुम्हारी सेहत कितनी बिगड़ गई है। भाभियाँ ठीक से ध्यान नहीं रखती क्या? घर तो देखो माँ, एकदम से कबाड़ा बन चुका है। मैं रहती थी तो घर को एकदम से चमका कर रखती थी। सुमन जी मुंह बनाते हुए कहने लगी कि बहू की माँ ने तो उसे कुछ सिखाया ही नहीं है। सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ता है। उसे तो कुछ भी नहीं आता। काजल की आंखों में आंसू आ गए। स्वाति को भी बहुत बुरा लग रहा था। खैर, गर्मियों की छुट्टी खत्म हो चुकी थी तो स्वाति अपने घर चली गई। लेकिन बीच बीच में वह अपनी सास को समझाती रहती थी कि माँ जी, देवरानी के साथ अच्छा व्यवहार करो। लेकिन सुमन जी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसीलिए उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह तो बस इतना ही जानती थी कि उनकी बेटियां ही सब कुछ हैं। बहू को तो कुछ आता ही नहीं है। उसके माँ बाप ने उसे कुछ सिखाया ही नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और काजल को आए हुए इस घर में 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में काजल कभी भी अपने मायके नहीं गई, क्योंकि उसकी सास उसे मायके नहीं जाने देती थी। जब भी वह मायके जाना चाहती थी तो उसकी सास उससे कहने लगती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जाओगी? गर्मियों की छुट्टी में भी काजल के नैहर में सब परिवार घर में इकट्ठा होते थे। तब भी सुमन जी कहने लगती थी कि मेरी बेटियां गर्मियों की छुट्टी में आने वाली हैं। तुम अपनी नंदों की सेवा छोड़कर मायके जाना चाहती हो। इस बार भी सुमन जी की बड़ी बेटी गर्मी की छुट्टियों में घर आने वाली थी, इसीलिए सास अपनी बहू के पीछे पड़ी थी कि बेटी के घर आने पर घर में कौन कौन सा पकवान बनाएगी। तभी एक दिन सुमन जी की बड़ी बहू ने सुमन जी के पास फोन किया और कहने लगी, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए इस गर्मी की छुट्टी में मैं नहीं आ पाऊंगी। काम वाली भी 1 महीने के लिए छुट्टियों पर गई हुई है। माँ जी, मेरी देखभाल करने के लिए अब यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए तुम देवरानी को मेरे पास भेज दो। मैं खाना भी तो नहीं पका सकती हूँ। वो रहेगी तो काम के साथ साथ खाना भी बना कर देगी। माँ जी, वो अकेली नहीं आ सकती, इसीलिए मैंने देवर जी को भी कह दिया है कि वह देवरानी को लेकर मेरे पास आ जाए। सास का तो मन नहीं था उसे जेठानी के पास भेजने को, लेकिन बहुत सोचने के बाद उन्होंने हाँ कर दिया, यह सोचकर कि नौकरानी का काम ही तो करना है। इसीलिए सास ने काजल से जाने को कहा। थोड़ी देर बाद काजल अपने पति के साथ रवाना हो गई। वहां पहुंचने के बाद काजल हैरान थी, क्योंकि उसकी जेठानी की तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं थी। उल्टा वो तो जेठ जी के साथ घूमने जाने की तैयारी कर रही थी। काजल बड़ी हैरानी से बोली, बड़ी दीदी, आपकी तबीयत खराब नहीं थी? तो स्वाति कहने लगी, नहीं मेरी बहन, मेरी तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं है। देवर जी और तुम्हें एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला। माँ जी को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, वह तुम्हें हमेशा कोसती रहती हैं
कि तुझे कुछ नहीं आता। मैं जानती हूँ मेरी बहन कि माँ जी ने इस बार भी तुम्हें अपने मायके नहीं जाने दिया है। माँ जी इस बार भी गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हें कहीं जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनकी बेटियां घर आ रही थीं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार तुम्हें बहाने से अपने घर पर बुला लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वहाँ पर क्या होता है। काजल कहने लगी, लेकिन दीदी यह सब करना ठीक नहीं है। स्वाति हंसते हुए बोली, मेरी देवरानी जी तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर सास अपनी बहू की कदर ना करे तो उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि बहू रहती थी तो सब कुछ संभाल लेती थी। अब जब आप वहाँ नहीं रहोगी तब हमारी सास को पता चलेगा और उन्हें हम लोगों की कमी महसूस होगी और यह एहसास होगा कि बहू होती है तो घर का हर कोई काम संभाल लेती है। और देवर जी आप मेरी छोटी बहन को लेकर उसके मायके चले जाइए। मैं भी इनके साथ घूमने के लिए बाहर जा रही हूँ। ये 30 दिन आप लोग अपने हिसाब से एंजॉय करिए और माँ जी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके गए हुए हो। और बहन तुम भी अपने मायके में अपनी माँ से बता देना कि वह तुम्हारी सास से ना बोले कि तुम मायके आई हुई हो। बस कुछ दिनों की बात है, देखती हूँ कि मेरी सास को कुछ समझ आता है या नहीं। वह हमेशा अपनी बेटियों की गुण गाती रहती है ना, इसीलिए उन्हें यह समझने की जरूरत है कि बुढ़ापे में बहू ही काम आती है। बेटी तो अपनी घर गृहस्थी में फंस जाएगी तो माँ को क्या ही याद करेगी। काजल की आंखों में आंसू आ गए कि उसकी जेठानी ने उसके बारे में इतना तो सोचा। इतने में स्वाति का देवर विनय भी बोल पड़ा, भाभी आप बहुत अच्छी हो जो मेरी पत्नी के बारे में इतना तो सोच रही हो। माँ के सामने मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो माँ मुझे ही सुना देती है कि बुढ़ापे में मैं उनका क्या ध्यान रखूँगा। मेरा ध्यान तो अपनी पत्नी में अटका हुआ है। फिर जेठानी की योजना के अनुसार काजल अपने मायके चली गई। सब लोग उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। 5 साल बाद उसे अपने मायके जाने का मौका मिला था। विनय भी इस बार अपने ससुराल में आकर बहुत खुश था। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। इधर सुमन जी अकेली परेशान हो रही थी। उनकी बड़ी बेटी अपने बच्चों के साथ चली तो आई थी, लेकिन वह रसोई के कामों में मदद बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। इधर उनके घुटनों के दर्द ने उन्हें परेशान कर रखा था। अकेले उनसे रसोई का काम नहीं संभाला जा रहा था तो वह अपनी बड़ी बेटी से घर के काम में मदद मांगने लगी। तो उनकी बेटी कहने लगी कि ऐसे समय पर जब मैं आ रही थी तो तुम्हें छोटी भाभी को बड़ी भाभी के पास भेजने की क्या जरूरत थी। तब सुमन जी कहने लगी कि मेरी बहू हर बार तुम लोगों की सेवा में लगी रहती थी। इस बार स्वाति की तबीयत ठीक नहीं थी तो वह अपने घर के काम नहीं कर पा रही थी और रसोई संभालने के लिए घर में कोई था नहीं। तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से मैंने उसे वहाँ भेज दिया उसकी देखभाल करने के लिए। तू तो मेरी बड़ी बेटी है, कुछ दिन घर संभालने में मेरी मदद नहीं कर सकती क्या? तुम्हारी भाभी को आज काजल की ज़रूरत थी तो मैं क्या करती। रागिनी को बहुत बुरा लग रहा था। 1-2 दिन तो उसने किसी तरह रसोई संभाला। फिर वह कहने लगी, माँ हम मुंबई घूमने जाने वाले थे तो बीच में तुमसे 2-4 दिन के लिए मिलने चली आई थी। अब मैं जा रही हूँ, तुमसे जितनी जल्दी हो सके भाभी को बुला लो। अकेली कब तक घर और रसोई दोनों संभालती रहोगी। इतना कहने के बाद उनकी बड़ी बेटी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगी। सुमन जी तो एक टक सी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि जब बहू घर पर रहती थी तो मैं अपनी बहू से अपनी बेटियों के घर आने पर मैं दिन रात उससे उनकी खातिरदारी कराती थी। इस बार बहू घर पर नहीं थी तो बेटी इतनी जल्दी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई। उसे यह भी नहीं दिखा कि माँ तकलीफ में है, अकेले कैसे रहेगी, खाना कैसे पकाएगी, झाड़ू बर्तन कैसे करेगी। वह उदास मन से आकर अपने पति के पास बैठ गई तो रमाकांत जी ने भी मौका देखते ही कह दिया कि
क्या हुआ? बेटी तुम्हारी देखभाल के लिए रुकी नहीं? वैसे तो बेटियों पर बहुत नाज था तुम्हें। वैसे बुरा मत मानना, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी सेहत से ज्यादा उसे घूमने फिरने की ज्यादा पड़ी है। बहू को तो तुमने 5 सालों से उसे उसके मायके नहीं जाने दिया, इसीलिए कि वह अगर मायके चली जाएगी तो घर कौन संभालेगा। बेटी को तो तुम 2 दिन और नहीं रोक पाई। सुमन जी क्या ही बोलती, उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। और वह दुखी भी थी कि उनकी बेटी ने उनके दर्द को नहीं समझा, जबकि वह तो बेटियों के घर आने पर पूरा घर सर पर उठा लेती थी और अपनी बहू को 1 मिनट भी फुर्सत से नहीं रहने देती थी। बेटी को अगर 1 गिलास पानी भी चाहिए था तो वह बहू को ही आवाज लगाती थी, लेकिन आज वही बेटी उन्हें तकलीफ में छोड़कर अपने घर चली गई। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि बहू हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहती थी, फिर भी वह अपनी बहू की कदर नहीं करती। रमाकांत जी गंभीर आवाज में बोले कि अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर तुम्हारी हालत और भी खराब हो जाएगी। अगर बहू से ऐसे ही कड़वा रिश्ता बनाकर रखोगी तो हो सकता है बहू भी तुम्हारी सेवा करना बंद कर दे। तब तुम क्या करोगी? तुम्हारी बेटी तो अपने घर गृहस्थी में रम गई है, बच्चों की छुट्टियों में आती हैं, लेकिन हमेशा तो तुम्हें अपनी बहू के साथ ही रहना है। फिर भी तुम बहू के साथ कितना रूखा व्यवहार करती हो। सुमन जी अब अकेली रसोई से लेकर पूरा घर संभाल रही थी। तब उन्हें समझ में आ रहा था कि बहू कितना सारा काम अकेले करती थी, ऊपर से सास के ताने भी सुनती थी, फिर भी मुंह से उक तक नहीं निकालती थी। ऐसी स्थिति में अगर उसकी सास को रहना पड़ता तो कब का ससुराल छोड़कर मायके चली गई होती। उनका बेटा भी बहू को तकलीफ में देखता, लेकिन उनके सामने कुछ नहीं कहता। उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया और कहने लगी, बेटा अब स्वाति की तबीयत कैसी है? अगर उसकी तबीयत ठीक हो गई हो तो तुम लोग घर वापस चले आओ। मुझे अकेले घर में अच्छा नहीं लग रहा है। सास का फोन आते ही काजल विचलित होने लगी और वह अपने पति से कहने लगी कि माँ जी की तबीयत वैसे ही खराब रहती है, वह अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाएंगी। फिर उसने अपने पति से कहा, सुनिए जी, हम लोगों को आए हुए 15 दिन तो वैसे ही हो गए हैं, हम घर वापस चलते हैं। मैंने सबसे मिल लिया है और मुझे क्या चाहिए। विनय भी खुश हो गया ये जानकर कि उसकी पत्नी को उसके माँ के बारे में कितनी चिंता हो रही है। फिर वह लोग दूसरे दिन घर वापस चले आए। 15 दिन में माँ का चेहरा उतर गया था। विनय कहने लगा, माँ तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? फिर उसकी माँ कहने लगी, बेटा बुढ़ापे में उम्र ही ढलती है, उम्र के साथ साथ तबीयत भी खराब होती है, लेकिन तुम लोग अब आ गए हो ना, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहू रसोई की तरफ जाने लगी तो सुमन जी कहने लगी, बहू अभी तो तुम थकी हुई घर आई हो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। यह सुनकर काजल हैरानी से अपनी सास का चेहरा देखने लगी तो उसकी सास कहने लगी, हाँ बहू, इतने दिनों से रसोई तो संभाल ही रही हूँ, आज शाम का खाना और बना लेती हूँ। लेकिन काजल नहीं मानी और कहने लगी, नहीं माँ जी, आपके पैर के घुटनों में दर्द रहता है ना, तो आप आराम करिए, मैं रसोई संभाल लेती हूँ, आखिर मैं किस लिए हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने बहू को अकेला नहीं छोड़ा और रसोई में आकर उससे बात करते हुए उसकी मदद करने लगी। काजल अपनी सास के व्यवहार को देखकर बहुत हैरान थी और मन ही मन अपनी जेठानी को धन्यवाद भी दे रही थी। शाम को जब काजल ने स्वाति को कॉल किया तो उसने घर में हुई सारी बातें बताई और कहा कि लगता है माँ जी अब मेरे साथ प्यार से रहेंगी। तो स्वाति कहने लगी, बहन, हमारी सासू माँ में बदलाव आना बहुत जरूरी था, उन्हें यह सच्चाई दिखाना बहुत जरूरी था कि एक समय के बाद बहू ही काम आती है। बेटी तो हमेशा साथ नहीं रहती, वह कभी कभार ही आती है, लेकिन एक बहू ही है जो रात दिन हमेशा साथ ही रहती है
और हर दुख सुख में साथ देती है। काजल अपनी जेठानी के प्रति आभार से भर उठी, जिसने अपनी सास की सोच को बदलने में मदद की थी। सुमन जी अब अपनी बहू को ज़्यादा खरी खोटी नहीं सुनाती थी और गालियाँ भी नहीं देती थी। उल्टा वह अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी और ज़्यादा काम भी नहीं करने देती थी और ना ही उसके काम में कमियां निकालती थी। और अपनी बेटियों से तुलना तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि बहू ही उनके बुढ़ापे में काम आएगी। काजल भी बहुत खुश थी ये सोचकर कि उसकी सास अब उससे बहुत प्यार करती है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। उसने तो पहले भी अपनी सास की बात का बुरा नहीं माना था और अब तो उसे और अच्छा लग रहा था कि समय रहते उसकी सास को समझ आ गया और अब उसकी सास काजल के साथ मिलजुल कर रहती थी। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।